हाँ जी, किसी का क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है? तुम लोग तो यार हर क्वेश्चन में डाउट निकालोगे, फिर नहीं आया है? आ गया? कॉमन सेंस है बच्चे, इंश्योरेंस वाला भी। तुम लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते, मालूम, बहुत कॉमन सेंस। चलिए बातें बंद करिए। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 19.68। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 4 पे? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रद्धा एज ऑन 31st March 2022, prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2022 and a balance sheet as at that date. Capital drawing, sale, purchase, stock, return outward, carriage inward, wages, power, machinery, furniture, rent, salary, insurance, bank loan, debtor, creditor, cash in hand। सारा चीज इजी है। क्लोजिंग स्टॉक दो इम्पैक्ट होना है, कहाँ का? ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट एसेट साइड। वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस पे मार्किंग लगाइए, वेजेस पे डॉट लगाइए। इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन पे डॉट लगाइए, बैंक लोन पे मार्किंग। बेड डेट 600 डेटर पे मार्किंग लगाइए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर पे डबल मार्किंग करेंगे, एक और डॉट लगाएंगे और प्रोविजन वाले पॉइंट पे स्टार लगाइए। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, रेंट पे मार्किंग करिए। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31st May 2021, इस पे भी मार्किंग करिए, बहुत आता है एग्जाम में। लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन ऑन 1st October 2021, एक और डॉट लगा सकते हैं बट उसी से रिलेट है जो पहला डॉट हमने लगाया। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% एंड ऑन फर्नीचर 5%। डेप्रिसिएशन लगेगा फर्नीचर पे और मशीनरी पे, तो मशीनरी पे डॉट और फर्नीचर पे डॉट। जो जो एडजस्टमेंट, जहां जहां एडजस्टमेंट है वहां वहां हमने डॉट लगा लिया कि कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट है। इससे हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है। आप लोग पहले मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाना है, बना लीजिए, एंड देन फिर मैं समझाऊंगा, कोई लिखेगा नहीं, फटाफट आप लोग फॉर्मेट बना लो।
कुछ बना लो क्रिश, खाली बैठे हो। बना लिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, फॉर्मेट बना लिए उसका? हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, सामने लिखना बंद करिए अब। सामने ध्यान दीजिए सबको ही। सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल, तो बैलेंस शीट में कैपिटल पे अपन लिखेंगे ये, बातें बंद। कैपिटल सबसे पहले दिया हुआ है 80,000, इनर कॉलम पे आएगा, इसको हमने इनर कॉलम पे लिख दिया कैपिटल। फिर ड्राइंग दिया हुआ है 18,000, तो ड्राइंग को क्या करेंगे बच्चे, कैपिटल में से माइनस करेंगे, माइनस ड्राइंग 18,000 रुपीज है, ड्राइंग माइनस हो जाएगा कैपिटल में से। उसके बाद क्या है बच्चे, सेल्स है 155। देखिए क्या सेल्स रिटर्न है क्या, सेल्स रिटर्न है? नहीं है, तो सीधा सेल्स को हम आउटर कॉलम पे लिख देंगे 1,55,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है परचेज, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। परचेज क्या परचेज रिटर्न है, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 82,600। उसके बाद दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट साइड जाएगा 2। ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है बच्चे, 42,000 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे आ गया। ओपनिंग स्टॉक के बाद ओपनिंग स्टॉक रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे आएगा रिटर्न आउटवर्ड। कितने रुपए का है बच्चे रिटर्न आउटवर्ड, 1,600 का रिटर्न आउटवर्ड है, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा 1,600, ये माइनस हो गया। फिर है कैरिएज इनवर्ड्स, कैरिएज इनवर्ड्स क्या है बच्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा कैरिएज इनवर्ड्स कितने रुपए का, 1,200, तो ये कैरिएज इनवर्ड्स यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चे, वेजेस, वेजेस के आगे डॉट लगा हुआ है मतलब एडजस्टमेंट है, तो वो कहा जाएगा इनर कॉलम पे 4,000। उसके बाद पावर, पावर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है पावर। पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट होता है, ध्यान देना, पावर 6,000 रुपीज का डायरेक्ट एक्सपेंस। पावर के बाद मशीनरी, मशीनरी हमारे लिए क्या है, लिखेंगे नहीं, सामने ध्यान दीजिए। मशीनरी क्या है हमारे लिए, एसेट है, तो मशीनरी क्या डॉट लगा हुआ है क्या आगे, यस, तो उसको क्या करेंगे, इनर कॉलम पे लिखेंगे मशीनरी 50,000। मशीनरी के बाद क्या दिया हुआ है बच्चे, फर्नीचर, फर्नीचर में भी क्या है, एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर को अपन 14,000 इनर कॉलम पे लिख के छोड़ देंगे। फर्नीचर के बाद क्या है, रेंट, रेंट हमारे लिए क्या है बच्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन छोड़ के रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इनर कॉलम पे जाएगा, कितना है 22, 22 है ना। हाँ, फिर क्या है, सैलरी है, सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में चल देगा, वो कितना रुपए, 15,000 रुपीज सैलरी। सैलरी के बाद क्या है बच्चे, इंश्योरेंस, उस पे डॉट लगा हुआ है मतलब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट है तो कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम पे 3,600 इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंश्योरेंस के बाद बैंक लोन, बैंक लोन हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, उसमें एडजस्टमेंट है, तो क्या करेंगे उसको, इनर कॉलम पे लिखाएगा बैंक लोन कितने रुपए का, 25,000 का बैंक लोन। बैंक लोन के बाद क्या है, लिखो मत बच्चे, मत लिखो। डेटर्स क्या है हमारे लिए,
एसेट है उसमें एडजस्टमेंट है तो कहाँ लिखेंगे उसको, इनर कॉलम में लिखेंगे। डेटर्स को कितने रुपए का है बच्चे, 20,600। डेटर के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी है, कितने रुपए का, 18,900 का क्रेडिटर लाइबिलिटी। कैश इन हैंड एसेट, कैश इन हैंड एसेट 1,500 रुपए। बहुत इजी है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत। यहाँ भी कुछ बच्चे जो सर हमको तो पोस्टिंग भी नहीं आती, कहाँ लिखेंगे कैसे करेंगे, आता है हिमांशु पोस्टिंग कि थोड़ा थोड़ा ये भी। सबसे पहले अब आइए देखिए यहाँ पोस्टिंग में कोई नहीं, जो जो मैंने अभी पोस्टिंग किया है ये पूरा चैप्टर नंबर 18 समझ रहे हो, बल्कि हम एडवांस कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 18 अपने आप बनने लगता है। चैप्टर 18 और 19 में यही फर्क है, 18 में एडजस्टमेंट नहीं है, 19 में एडजस्टमेंट है। मतलब मैं आपको चैप्टर 19 के ये यहां तक क्वेश्चन कराया, मतलब चैप्टर 18 के एक सवाल हो गए हमारे, समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं वहां पे छुड़वा दिया था वो। अब एडजस्टमेंट में आइए, इसको अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हिमांशु, और कहा जाएगा बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड चल दिया 64,000 रुपीज। और तुमसे पूछा मैं जो बता रहे उसको, हाँ वो तो बोला ठीक है, उसकी आवाज आ गई। इधर सौरभ भी बता रहा है उसको ऐसे, तो ऐसे रो के काहे बोल रहे हैं, हाँ क्लोजिंग स्टॉक ऐसे मत बोला करो यार। क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारे लिए बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा और एसेट साइड जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का, 64,000 रुपीज, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ये हर एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है आयुष, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या है बच्चे, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग का क्या करेंगे हिमांशु, हाँ और सौरभ को देखो पहले ही इधर हो गया जानबूझ के। और लाइबिलिटी साइड जाएगा, वेजेस में पहले प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपए का है बच्चे, 2,400 रुपए का। और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा इसका, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड चल देगा क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपए का बच्चों, 2,400 का ये वेजेस चल दिया। कहीं कोई दिक्कत इसमें, ये सब एडजस्टमेंट आते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन इज 8% पर एनम। बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, ये बैंक है, आवाज मत करिए पेन से, ये हमारा बैंक है एसबीआई। हमने बैंक से कितने रुपए का लोन लिया बच्चे, कितने का लोन लिया, 25,000 रुपीज का हमने बैंक से लोन लिया है, ठीक है। अब आप बैंक से लोन लोगे, क्रिश लास्ट बेंच बताइए, तो बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, बैंक को क्या देना पड़ेगा क्रिश, क्यों, भाई किसी से लोन लोगे तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। सवाल तो ये सही है नहीं कि क्यों, क्या क्या चीज का इंटरेस्ट, आप किसी से भी लोन लोगे तो क्या देना पड़ेगा बच्चों, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 25,000 रुपए का हमने लोन लिया है और बैंक इंटरेस्ट कितना है बच्चे, 8%। तो आप क्या करोगे, इंटू 8/100। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये पूरा साल है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2022। हम बैंक से लोन लिए कब, पिछले साल का है, इस साल के स्टार्टिंग में लिए, इस साल के मिड में लिए, कहाँ पे लिए है हमने बैंक लोन, तो कहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 8 पे लिखा हुआ है साफ साफ कि हमने बैंक लोन कब लिया है,
1 अक्टूबर हमने बैंक लोन यहाँ पे 1 अक्टूबर को लिया है बैंक से, कितना रुपए? 25,000 रुपीज। तो क्रिश, हाँ जी बताइए, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन निकालोगे कैसे बच्चे? कोई नहीं बोलेगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कैसे निकालूं मैं? क्यों 6/12? क्योंकि हमने अक्टूबर में लिया है। ठीक है, सपोज आपने 1 मार्च को बैंक में 10 करोड़ रुपए जमा करके आए। समझना क्या हो रहा है, आपने बैंक पे कितना रुपए जमा किया? 10 करोड़ रुपए जमा किया। कब किया 10 करोड़ रुपए जमा? 1 मार्च को। और हमारा ईयर स्टार्ट कब हो रहा था? 1 अप्रैल को। और ईयर क्लोज कब हुआ? 31 मार्च को। हमने बैंक में जमा कब किया पैसा? 1 मार्च को हमने बैंक में सपोज पैसा हमने डिपॉजिट किया, और बैंक वाला बोल रहा है हम आपको इंटरेस्ट देंगे 10% पर एनम का। मतलब जितना पैसा डिपॉजिट करोगे उसका 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो भूमिका बताइए हमें कितना रुपए इंटरेस्ट मिलेगा? अगर मैं 10 करोड़ रुपए जमा कर रहा हूं बैंक में, तो मेरे को इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 करोड़, 10 करोड़ इंटू इंटू 6/12। हाँ जी क्रिश, इंटू 100। हाँ, इंटू 10/100। हाँ ये तो हमने लिख लिया। मतलब तुम बोल रहे हो 10 करोड़ के ऊपर 10% पूरा मिलेगा। बात है इंटू 10/100, पूरा 1 साल का मिलेगा। आप समझिए, क्रिश जाता है बैंक। यहाँ पे ये क्रिश है जो, समझना ये कॉन्सेप्ट पे बहुत गलती करते हैं। ये क्रिश जाता है अपने कौन सा बैंक पे बोले इसको, चलो एसबीआई में जाता है 10 करोड़ रुपए लेके। ठीक है, 10 करोड़ रुपए लेके क्रिश बैंक पे गया। कब लेके गया? 1 मार्च को। बैंक वाले को 10 करोड़ रुपए जमा कर दो बोल रहा है। बैंक वाला भी खुश, बोलेगा अच्छा एक 10 करोड़ लेके आया, हम इससे लोन का से इंटरेस्ट कमाएंगे। और हमारा ईयर कब एंड हो रहा है बच्चे? ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। अब 31 मार्च को क्रिश पहुंच गया बैंक, और बैंक जाके सीधा जाता है किसके पास? बैंक मैनेजर के पास। बोलता है बैंक मैनेजर सर, देखिए मैंने 10 करोड़ रुपए जमा किया था 1 महीने पहले, दैट इज, क्या दिक्कत है? समझा रहा हूं, फिर तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो। एकदम ना फ्लो तोड़ दे, बता रहा हूं समझा रहा हूं फिर भी डिस्कशन कर रहे हो सामने बेंच में बैठ के। कहा थे अपन? बैंक मैनेजर के पास क्रिश जाता है, बोलता है बैंक मैनेजर सर, बैंक मैनेजर सर, देखिए मैंने 10 करोड़ रुपए जमा किया था। कब किया था? 1 मार्च को। आप हमें इंटरेस्ट देते हो 31 मार्च को, क्योंकि ईयर एंड होता है। मतलब आप मेरे को 10 करोड़ के ऊपर 10% इंटरेस्ट दो, डेट इज 1 CR। 1 करोड़ रुपए आप मुझे इंटरेस्ट दे दो इसके ऊपर। बताओ बैंक मैनेजर क्या करेगा? 4 झापड़ मारेगा वहां पे। किसी ने यहाँ पे बोला कि जूता उतार के मारेगा उसको। भाई यहाँ पे बोल रहा है 10% पर एनम, बट आपने पैसा डिपॉजिट कब किया है? पर एनम मतलब पूरे साल का। अगर आप 1 अप्रैल को करते तब जाके आपको पूरे साल का मिलता। अब अक्टूबर में करते तो 6 महीने का मिलता। 31 दिसंबर को करते तो 3 मंथ का मिलता। भाई यहाँ पे लिखा क्या है? पर एनम मतलब पूरे साल का 10%। आपका पैसा बैंक में अभी तक कितने महीने के लिए था बच्चे? इंटू 1/12।
12, एक महीने का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो इंटू 1/12। क्रिश तुमने यहाँ पे बहुत सही आंसर बताया, बट यहाँ पे पूछ रहा हूं तो गलत बता रहे हो, क्यों? कहाँ पे ईयर? मन तो लिखा था ना कि 1 मार्च को डिपॉजिट कर रहा है। अगर 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 तुम 31 मार्च को दोगे तब तो 13 मंथ का मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर का दोगे तो। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है हर साल एक्सपेंस और इनकम निकालना है, मतलब ईयर क्लोज तो 31 मार्च को हो रहा है, इसलिए 1 मंथ का। अच्छा, इतना मतलब आगे आगे का सोचते हो, थॉट्स लेवल तो देखो यार। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा और किस चीज के ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे, डेट पे जरूर ध्यान देना। बैंक लोन और बैंक डिपॉजिट पे आता ही है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में ये आता है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमें कैलकुलेट करना है, तब यहां पे क्या करेंगे बच्चे, अपन प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, क्योंकि हमारी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, हमने पेमेंट नहीं किया। इंटरेस्ट लिख दीजिए। कैसे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट? 25,000 के ऊपर 8% इंटू 6/12, कितना हो जाएगा ये? कोई 1,000, कोई 2,000। उसने 2,000 क्यों क्यों बोला जानते हो? इतना देर से अभी समझा रहा हूं, उसके बाद भी इंटू 8/100 कर दिया, इंटू 6/12 किया ही नहीं है भाई साहब ने। इतना देर से वही चीज समझा रहा हूं, फिर वही गलती। फिर क्या होगा? इसका पहला इंपैक्ट यहां पे आ गया, और सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा बच्चे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बातें नहीं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये है ना नालायक शौर्य, 1,000। ठीक है, बैंक लोन समझ में आ गया। फिर है बैड डेट, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जैसे इस चैप्टर में आपको 15 से 20 एडजस्टमेंट मिलेंगे, उसमें बच्चा कहां फंसेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में फंसेगा। समझ में आ रहा है? किस में फंसेंगे बच्चे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसको समझेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है बैड डेट। बैड डेट का मतलब, बैड डेट का मतलब कि मुझे उतना पैसा डेटर से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कितना रुपए नहीं मिल रहा है मुझे डेटर से? 600 रुपए। तो यहां आ जाएगा बैड डेट, क्या आ जाएगा? बैड डेट कितना रुपए माइनस होगा? 600। और दूसरा क्या है मेरे लिए ये? फर्स्ट इंपैक्ट तो यहां आ गया, सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस साइड जाएगा टू बैड डेट। कितने रुपए का है बच्चों बैड डेट? 600 रुपए का। तो ये यहां आएगा, इसको इनर कॉलम पे भी लिख के प्रोविजन के साथ भी एडजस्टमेंट कर सकते थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक बार छोड़ते हैं अभी। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, जो हमने रेंट पे किया है यहाँ पे, इज पेड फॉर 11th मंथ। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। राधिका, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसमें करना क्या है? रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ का मतलब 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, तो निकालोगे कैसे उसको? 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग, 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग निकालोगे कैसे? बातें नहीं। हाँ, 1 मंथ का जो आउटस्टैंडिंग है, और रेंट कितने का दिया हुआ है बुक में? 22,000। तो कैलकुलेट कैसे कर? किससे? 22,000, बातें नहीं। अच्छा मिनल, निकालेंगे कैसे? 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग निकालना है, रेंट 22,000 रुपीज लिखा हुआ है, बातें नहीं। क्यों करेंगे 1/11? क्योंकि वो 11 मंथ का है। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट समझाना है, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है,
हमने जो रेंट पेड कितना है बच्चे, रेंट पेड है 22,000, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, मतलब जो मैंने 22,000 पेड किया है वो कितने मंथ का है, फॉर 11 मंथ। साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ, मतलब मुझे रेंट कितने मंथ का पे करना चाहिए, 12। अब बच्चा क्या बोलता है, 11 मंथ का पे कर दिया हमने, 1 मंथ का क्या है आउटस्टैंडिंग। तो बच्चा बोलता है सर इसको आउटस्टैंडिंग क्यों मान रहे हो सकता है ना कि हमने बिजनेस को रेंट में लिया है, मतलब जो भी बिल्डिंग को हमने रेंट में लिया है 1 मई को लिया होगा, मतलब मुझे रेंट कितने मंथ का पे करना पड़ेगा, 11 मंथ का। आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, मतलब अपन क्या मान के चलेंगे, साल में 12 महीने होता है, 11 महीने का हमने पे किया, इसका मतलब क्या है 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। समझ में आ रहा है। तो 22,000 रुपीज हमने कितने महीने का पे किया है बच्चे, 11 महीने का, उसको डिवाइड कर दूंगा 11 मंथ से, मतलब कितने मंथ का आ गया, 1 मंथ का, इनटू हमें 1 मंथ का ही चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करके आउटस्टैंडिंग कितने का हो गया बच्चे, 2,000 रुपीज हो गया। अगर इसी में ये लिखा रहता कि हमने 26,000 रुपीज रेंट पे किया है फॉर 15 मंथ, फॉर 15 मंथ, हमने रेंट कितने महीने का पे कर दिया, 15 मंथ, तब बताओ राधिका क्या करेंगे, इसमें हो क्या रहा है, उसमें 3 महीने का क्या हो जाएगा बच्चे, प्रीपेड हो जाएगा। निकालोगे कैसे, 26,000 हमने पे किया कितने मंथ का, 15 मंथ का, इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 मंथ का हमारा रेंट आउट प्रीपेड है। थ्री मंथ का क्या है हमारे लिए रेंट यहाँ पे प्रीपेड है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमाता है, इसलिए ध्यान देना। क्या बातें कर रहे हो शौर्य, तो मेरे से क्लियर कर लो ना, उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हो, वो भी समझ रहा है, मैं भी यहाँ डिस्टर्ब हो रहा हूँ, डाउट है तो मेरे से क्लियर करो ना भाई। बताओ बताओ डाउट क्या है, किसके लिए, अगर अगर इंटू 12 करोगे तब तुम्हारा 12 मंथ का निकल जाएगा, वो तो ठीक है, बट 11 मंथ का तो 22,000 दिया ही हुआ है ना, 26,000 में, इसमें 3 महीने का आउटस्टैंड, ये क्या है, ये प्रीपेड है। मुझे 12 महीने का चाहिए कि मेरे को 3 महीने का जो प्रीपेड, इसमें से 3 महीने का हटा दो। अगर अगर तुम इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा 12 मंथ का आ जाएगा, जो तुम्हारा एक्चुअल में एक्सपेंस है। जबकि मुझे बैलेंस शीट एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड, उसको मैं 12 मंथ का लिखूंगा कि थ्री मंथ का लिखूंगा। भाई बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा ना कि मैंने 3 महीने का रेंट प्रीपेड में पेमेंट कर दिया, मतलब मेरा एसेट है। भाई 26,000 में 3 मंथ का माइनस कर दूंगा, तब कितने मंथ का आ जाएगा, इसमें 12 मंथ का आ गया। ये क्या है मेरा एक्सपेंस, और ये क्या है मेरा एसेट्स है। मुझे तो एसेट भी निकालना है, ठीक है, तुम वैसे भी निकाल सकते हो, बट उसमें और दिक्कत हो जाएगी आगे कोई कॉन्सेप्ट वगैरह में। समझ आया यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग क्या था, रेंट आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे रेंट पे जाएंगे अपन और इसमें प्लस कर देंगे, क्या क्या प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे एक बार ब्रैकेट में फिर से दिखा दे रहा हूं, 22,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 2,000। ये आपका आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सेकंड और क्या करेंगे बच्चे, आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। तो ये एक पॉइंट है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चा गलती कर रहा है ये पूरे क्वेश्चन के अंदर, वो है इंश्योरेंस प्रीमियम।
वो क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम। तुम लोग को दिक्कत है ना? हाँ जी वेदिका, किस में आते हो क्लास? नालायक। स्कूटी एक गाड़ी का, एक ब्रांड का एक नाम है, और तुम पक्का स्कूटी में नहीं आती होगी, कोई दूसरी गाड़ी में आती होगी। क्योंकि स्कूटी आज के टाइम पे चलती नहीं है। कौन से गाड़ी में आए? अबे बताएगा। ऐसा क्यों भाई? छोड़ो, इग्नोर करो, इग्नोर। बात है नहीं यार, ऐसा मस्ती मत किया करो भाई। बात है नहीं। क्रिश था ना ये? क्रिश बोला ना? अब अब कोई फ्रेंड बोलेगा कि उसको उसका नंबर भी याद होगा। हो सर, चलिए ये सब नहीं, ध्यान देते हैं यहाँ पे किसमें? इंश्योरेंस प्रीमियम में। कौन से गाड़ी में आए हो? मेस्ट्रो में। मेस्ट्रो, मिस्ट्रो क्या बोलते हैं? मेस्ट्रो, ठीक है। अब जो भी आप लोग व्हीकल में आते हो, देखना उसमें जाके, अभी जाओगे छुट्टी के बाद, उसमें देखना इंश्योरेंस पेपर होगा आप लोग के डिक्की में एक। तो अगर इंश्योरेंस नहीं है मतलब आप लोग इलीगल गाड़ी चला रहे हो। आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग गाड़ी बिना इंश्योरेंस के चला रहे हो, बिल्कुल इलीगल है। आपके पास गाड़ी में वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है मतलब उसकी शॉर्ट, मतलब उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। शॉर्ट कॉपी है ना, सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। वो भी बोलता है गवर्नमेंट की डीजी लॉकर में होना चाहिए, तब वो वैलिड है। और यहाँ पे 90% बच्चे को पता ही नहीं होगा कि डीजी लॉकर क्या है। ठीक है, आपको डीजी लॉकर में होना चाहिए, या तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए डिक्की में कि क्या बोलते हैं मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस है। और ये अब देखना, जो भी आप इंश्योरेंस कराओगे, हमेशा इंश्योरेंस बताइए वेदिका, पर मंथ का होता है कि पर एनम का होता है? इंश्योरेंस कोई नहीं बोलेगा। आपके गाड़ी का इंश्योरेंस तुम हर महीने करवाते हो, तुम्हारे घर वाले हर महीने कराते कि साल में एक बार होता है? साल में एक बार होता है। समझ में आ रहा है? कोई भी इंश्योरेंस आप एनुअली होता है, कुछ कुछ होते हैं जो 3 मंथ का, 2 मंथ का, 6 मंथ का, वो एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज इंश्योरेंस क्या होता है? पूरे साल का होता है। समझ में आया? वेदिका ने सपोज आज गाड़ी परचेज करके लेके आया, ठीक है, आज गाड़ी परचेज करके लेके आया, और कब लेके आया? 24 नवंबर को। ध्यान देना इंश्योरेंस वाले कॉन्सेप्ट में आप लोग, अकाउंटिंग ईयर हमेशा, कोई भी ईयर हो, ईयर से कोई मैटर नहीं पड़ता है भाई साहब, मंथ पे देखना। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। बट कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब वेदिका ने गाड़ी कब परचेज किया? 24 नवंबर को। कब परचेज किया? 24 नवंबर, या इसमें क्योंकि महीने के बीच में इसको अपन ले लेते हैं 1 दिसंबर को एक बार के लिए। अगर 24 नवंबर को लोगे, इन डेट केस आपको डेज पे निकालना पड़ेगा। मैं मंथ पे निकाल के बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूं। यहां पे वेदिका ने गाड़ी लिया, स्कूटी लिया, है ना, ठीक है। उसने मेस्ट्रो लिया यहाँ पे 1 दिसंबर को, और उसने इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया। बताइए वो इंश्योरेंस प्रीमियम कब तक का पे करेगी? मार्च तक का। अभी बोले पूरे साल का, अभी भी दिसंबर बोल रही है। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कब तक का पे किया होगा? 1 दिसंबर से लेके 30 नवंबर तक, ये एक साल। 30 नवंबर तक आपने पेमेंट किया, और इसमें से ये वाला जो टाइम है, ये 30 नवंबर यहां तक, यहां पे ईयर आ जाएगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। इसमें देखिए जो भी इसने इंश्योरेंस पे किया है,
उसमें से 8 मंथ का इंश्योरेंस कब का है? नेक्स्ट ईयर का है। देखिए इसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया सपोज 12,000 रुपए, 12,000 रुपए पूरे साल का। उसने इंश्योरेंस प्रीमियम कब पे किया बच्चे? 1 दिसंबर को। बताइए उस इंश्योरेंस प्रीमियम की वैलिडिटी कब तक होगी? 30 नवंबर 2022 तक की होगी वैलिडिटी उस इंश्योरेंस की। भाई आज हमने एक इंश्योरेंस, सपोज मैंने ये मोबाइल का इंश्योरेंस करा लिया, मोबाइल का भी इंश्योरेंस होता है, मैंने इसको इंश्योरेंस कराया है आज 24 नवंबर 2022 को। बताइए इस इंश्योरेंस जो मैंने मोबाइल लिया इसका इंश्योरेंस मैं कब तक का करवा लिया? मैंने कब तक का करवा लिया इंश्योरेंस? 23 नवंबर 2023। मतलब ये जो मैंने इंश्योरेंस करवाया है इसमें से कुछ तो करंट ईयर का एक्सपेंस है और कुछ क्या है? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है करंट ईयर का कितना और नेक्स्ट ईयर का कितना। समझ में आया? कभी भी ये नहीं होता कि आप लोग गाड़ी साल के शुरू में परचेज कर रहे हो या साल के एंड में। जो भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं पूरे साल का होता है। जैसे हमने यहाँ पे इंश्योरेंस कराया फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर को। अब इसकी वैलिडिटी कब तक की है बच्चे? 30 नवंबर 2022। बताइए करंट ईयर का एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा जतिन? यहां से लेके यहां तक का इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए यहां से लेके यहां तक हमने 12,000 रुपए पे किया है, बातें नहीं, 12,000 रुपए पे किया है। कितने मंथ का? 12 मंथ का। इस साल कितना है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इंटू 4, मतलब इंटू 4 मतलब 4,000 रुपए करंट ईयर का है, 4,000 का एक्सपेंस करंट ईयर का है, 8,000 का एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का है। अब बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन हो तब इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने लिख दिया टू इंश्योरेंस, कितना लिख दिया? 12,000। इसमें से 8,000 रुपए कब का है बच्चे? नेक्स्ट ईयर का है। तो 8,000 माइनस करूंगा मतलब 4,000 कब का आ गया? करंट ईयर का। और जो मैंने 8,000 रुपए पे किया है वो क्या है मेरे लिए? एसेट है। तो यहाँ पे मैं एसेट साइड लिखूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000 रुपीज। समझ आया? अब जो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको समझ लेते हैं। यहां तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोगों को। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो कंटेंट बोल रहा है उसको देख लेते हैं। हाँ जी, इंश्योरेंस वाला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। सामने ध्यान दीजिए। इस तरीके से आप लोग अभी तो लाइन बना लेना बट एग्जाम में मत करके आना है ऐसा। आपका अकाउंटिंग ईयर क्या है बच्चे? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। हमने क्या बोल रहे हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम, अंडरलाइन करिए पर एनम, एंडेड 31 मई 2021। वो 31 मई 2021 नहीं होगा, उसको 2022 करिए, उसको करिए 31 मई 2022, क्योंकि बुक में शुरू वाले लाइन में एडिट कर दिया, बाद वाले में नहीं किया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ना बच्चे, उस इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने कब तक का पे कर दिया है? हमने उस इंश्योरेंस प्रीमियम को पे कर दिया है 31 मई 2022 तक। मतलब हमने हमने उसको कब पे किया होगा बच्चे? हमने पे कब किया होगा उसको? 1 जून को। कब पे किया होगा हमने उसको? 1 जून को, मतलब लगभग लगभग यहाँ पे हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कब पे किया? 1 जून 2021। मतलब यहां से लेके यहां तक आपका क्या हो गया? 12 मंथ।
डेट इज पर एनम, जो आपको लिखा हुआ है। समझ में आया? कितना रुपए पे किया आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का? यहाँ पे कितना रुपए पे किया इंश्योरेंस? 3600 रुपीज आपने पे किया है पूरे साल का। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यार, बहुत इजी था, बहुत आराम से और ठीक ठाक समझाया हूं। कोई दिक्कत इसमें? इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे साल का होता है, कब से लेके कब तक का पेमेंट है उसको निकाल लो। हाँ, बच्चा बोलेगा सर ये 1 जून कहाँ से आया, नहीं समझ में आया। आप 31 मई तक लिख लो ऐसे, मतलब कितने मंथ का एडवांस दिया है आपने? 2 मंथ का एडवांस दिया, डेट इज अप्रैल एंड मई। तो इसमें इंश्योरेंस पेड कितना है बच्चे? इंश्योरेंस पेड 3600, कितने मंथ का है ये? 12 मंथ का। आपको कितने मंथ का निकालना है? 2 मंथ का निकाल लीजिए, तो उसमें से माइनस कर देना। 3600 डिवाइडेड बाय 12 मंथ, इसमें से प्रीपेड कितने महीने का दे दिया मैंने? 2 मंथ का, तो कितना हो जाएगा? 600 रुपीज ये आ जाएगा फॉर 2 मंथ। इसका इसका क्या करेंगे बच्चे? इसका क्या होगा? इंश्योरेंस में से माइनस होगा, इंश्योरेंस में से माइनस होगा प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपए। और दूसरा क्या होगा बच्चे? आपका एसेट साइड चल देगा यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपए। इस वर्किंग नोट को बना लीजिए, तो आप लोग ऐसे ही करके, बाकी बाद में करेंगे। पहले थोड़ा सा 1 पेज का स्पेस दे के या 1.5 पेज का स्पेस दे के ये वर्किंग नोट बना के रखिए कि ये क्या है। बच्चा इंश्योरेंस प्रीमियम में अटकता है। किसने किसने गलत किया था ये? एक। हाँ, सही निकाले थे, 600 ही आया था। सॉल्व तो करते नहीं बनता, गलत। तो कितना आया अमाउंट? कुछ नहीं आया, मतलब पहुंचे, इसलिए छोड़ दिया। ऐसे बनाना है, बना लीजिए आप लोग अच्छे से ही। क्या है ये आना चाहिए समझ में, नहीं तो बच्चा इस टाइप में, जैसे इंश्योरेंस वाले में और ऊपर रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा। कौन है ये? मेघा तुम्हारे साथ फिजा बैठती है और कोई भी बैठता है? दो ही लोग बैठते हो? हो जाता है यार ऐसे कभी कभी, इतना क्या है। अब वो क्रिश उससे सॉरी बोल रहा है, भाई हो गया, निकल गया, और थोड़ा ज्यादा जोर से निकल गया। ठीक है, हर कोई मजे लेता है एक दूसरे, ठीक है। तुमने ले लिया, उसको खराब लगा होगा, नहीं लगना चाहिए यार खराब। हाँ, हर टाइम का हो गया। सब तो मारना चाहिए, अगर हर टाइम का हो गया, अबे इसको बाहर बताओ क्या है फिर, है ना।
कभी कभार रहता है तो समझ आता है, चलो ठीक है यार, फ्रेंड सर्कल है, जरूरी है इस टाइप का भी, है ना। बट हर टाइम का हो गया मतलब फिर चलिए लिख लिए ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाला, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बच्चे, प्रीपेड इंश्योरेंस वाला। इंश्योरेंस में ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से समझ आया। फिर हमने लोन वाला पॉइंट ऑलरेडी कर लिया है। लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट हो गया है। पॉइंट नंबर 9, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%, मतलब इसमें क्या होगा, मशीनरी में से माइनस होगा 5,000 रुपए, और दूसरा क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे लिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे जगह मेरी बाकी है, देखिए यहाँ पे है, तब मैं इस स्पेस को यूज कर लूंगा क्योंकि पता है और कुछ एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा है। डेटर्स वाला, डेटर्स के लिए कहाँ छोड़ा, ये नीचे जगह होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए छोड़ा है ना, मतलब इसको नीचे ही लिखना पड़ेगा। हाँ जी, क्या आएगा यहाँ पे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितने रुपए का है बच्चों, 5,000 का डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। और फर्नीचर पे भी कितना है, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है यहाँ पे भी, 5% है, तो कितना हो जाएगा, 700 रुपए, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 700 रुपए, ठीक है। समझ आया क्या हुआ। हाँ जी, अब कौन सा पॉइंट छूट गया, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट आगे एड ऑन होंगे। अगर यहाँ पे नहीं नहीं समझोगे तो आगे नहीं समझ में आने वाला, बहुत चीज का प्रोविजन बनता है। और ये प्रोविजन टॉपिक बहुत डाउट रहती है बच्चों को, मतलब पूरे 12th का, खाली इस चैप्टर का नहीं बोल रहा हूं, पूरे 12th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है ये, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहां पे बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब पता है किसी को, हाँ जी मैडम, कुछ समझ आ रहा है आपको यहाँ पे, हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिकवर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बैड डेट बोलेंगे। देखिए यहाँ पे समझना चीजें, बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बात एक ही है। यहाँ पे समझना चीजों को, ये मेरा बिजनेस है, पूरा कंसंट्रेट रखेंगे, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैंने बहुत सारे लोगों को, बिजनेस ने बहुत सारे लोगों को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है, बहुत सारे लोगों को हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया हुआ है। सपोज मैंने सोल्ड किया हुआ है 10 लाख रुपए का गुड्स क्रेडिट में, बोलेंगे क्या ये लोग कौन है मेरे लिए, डेटर्स है। अब बैड डेट क्या होता है लभांश, बैड डेट मतलब कोई डेटर अगर मुझे पैसा नहीं देगा तब क्या बोलेंगे उसको, बैड डेट। अब बताइए बैड डेट, क्या ये इसमें से ये एक पर्सन है जिसको मैंने 10,000 रुपए का गुड सोल्ड किया था, इसने पेमेंट ये नहीं दे रहा है, क्या क्या मान लेंगे इसको, ये क्या हो गया मेरे लिए, बैड डेट। बट बताइए बैड डेट जो हो रहा है, क्या ये डेटर आपको आके बोलेगा कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, बैड डेट बना लो उसको, डेटर कभी नहीं बोलता। ये बिजनेस का कॉल होता है कि आप एक पर्सन से 2 महीने, 4 महीने, 10 साल, 5 साल वेट करो कि भैया उससे पेमेंट आ रहा है कि नहीं। अब फिर पेमेंट की बात आई, मेरे को क्या याद आ गया, फीस। और फीस वाले मैटर में बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है बैड डेट को।
मैं बार बार नहीं बोल रहा हूं बच्चे, आप लोग प्लीज इसकी भी फीस आउटस्टैंडिंग है, जल्दी क्लियर करिए। ड्यू डेट ऑलरेडी निकल गई है, नवंबर फर्स्ट वीक था, नवंबर लास्ट आ चुका है और कई लोगों का पेमेंट नहीं आया। जिसका भी जो भी इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी इंस्टॉलमेंट है, प्लीज आप लोग पे करिए। अब देखना साई कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेड डेट किसको और कब बनाएंगे, ठीक है। यार अभी हमारा सेशन चल रहा है कौन सा, 22-23 का सेशन चल रहा है। अभी यहाँ पे बच्चे हैं क्लास 11th पे, ठीक है। सपोज यहाँ पे दो लोगों का किसी का फीस नहीं आया, पूरा का पूरा 11th पढ़ लिए, सिलेबस हो गया, बट दो लोगों ने यहाँ पे फीस पेमेंट नहीं किया। एक बच्चे ने 5,000 का पेमेंट नहीं किया, एक बच्चे ने 10,000 का पेमेंट नहीं किया। ये है ए और ये है बी। ए ने 5,000 का पेमेंट नहीं किया, बी ने 10,000 का पेमेंट नहीं किया और 11th खत्म हो गया। क्या मैं मान लूं कि ये बेड डेट हो गया, 11th कंप्लीट हो गया? क्या ये मैं मान लूं कि बेड डेट हो गया? क्यों? क्योंकि बच्चा 12th में भी आ सकता है पढ़ने, और जब हम इसको कॉलिंग कर रहे हैं, बोल रहा है बच्चा कि भाई सर हम 12th में भी आएंगे, 12th में क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब आ गया सेशन कौन सा, 23, 24, बच्चा पहुंच गया 12th में। अब 12th की फीस है हमारी 14,000 रुपीज। बच्चे ने ए, जो यहाँ पे बी बच्चा था, इसने ये 10,000 पेमेंट नहीं किया 11th का, और पूरा 12th पढ़ लिया और 12th का भी 14,000 पेमेंट नहीं किया। बताइए उससे मुझे कितना रुपए लेना है? 14 इस साल का, 10 लास्ट ईयर का, मतलब 24, और 12th का सिलेबस खत्म हो गया। बताइए क्या फीस आएगी कि मैं बेड डेट मान लूं? अभी भी हम थोड़ा वेट करेंगे कि बोर्ड पेपर बाकी है, हमारे लाइन में बेड डेट नहीं होता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, हम अभी भी वेट करेंगे। अब आ जाता है 2026 और उस बच्चे का फीस नहीं आया, और विनीत अग्रवाल उसका नाम देखता है और फिर खून जल जाता है, यार इतना रुपए आउटस्टैंडिंग है। बताइए क्या मैं इसको अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख के रखूं बार बार? क्या क्या करना चाहिए एक टाइम के बाद? इसको मुझे मेरे बुक से हटा देना चाहिए। मुझे मान लेना चाहिए कि भाई साहब ये पेमेंट नहीं करेगा। मतलब जब मुझे लगता है कि सामने वाला पार्टी पेमेंट नहीं करेगा, तब मैं क्या मान लूंगा उसको? बेड डेट मान लूंगा। समझ में आया? बेड डेट मैंने जनरल एंट्री में भी बताया हुआ है। बेड डेट का मतलब इसकी एंट्री क्या पास होगी बच्चे? बेड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो बेड डेट दिया हुआ था क्या? इसमें नहीं दिया था, ट्रायल बैलेंस के बाहर था। सपोज ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता, इसका मतलब क्या होता? डेटर में से माइनस हो चुका है, ये कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। बट अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है, बेड डेट कितने रुपए का हो गया बच्चे? 600 रुपए का। इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका क्या क्या करेंगे? इसको क्या क्या करेंगे बच्चे? डेटर में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा बेड डेट हो गया, और दूसरा क्या है मेरे लिए? ये लॉस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए मैंने उसको प्रॉफिट एंड लॉस पे लिख दिया। अब जब ऐसा केस आया और मैंने इतने सारे लोगों को क्रेडिट में जो गुड सोल्ड किया हूं, और मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता रहता है कि हमारे सेक्टर में कितने % का बेड डेट हो सकता है। हर एक सेक्टर को पता रहता है कि यार हमारे बिजनेस में ऑन एन एवरेज 15% का बेड डेट हो जाएगा, 25% का बेड डेट हो जाएगा, 2% का बेड डेट होता है, 1% का बेड डेट होता है। तो हमने को पता है कि सपोज मेरा जो है 10% का क्या हो सकता है? बेड डेट हो सकता है। मुझे पता है कि 10% का शायद बेड डेट हो जाए। बेड डेट हुआ नहीं है, मैं सिर्फ क्या बना के चल रहा हूं बच्चों इसमें? प्रोविजन फॉर बेड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये बात को समझना क्या है, प्रोविजन फॉर बेड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल, कि मुझे डाउट है। एक केस में तो हमें पता चल गया कि भैया ये वाला जो स्टूडेंट है वो पेमेंट नहीं करेगा, हमने उसको क्या बना लिया? बेड डेट।
और एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसको समझना दोनों में क्या फर्क है। बैड डेट अलग चीज है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग चीज है। मेरे को उस साल सपोज 1 लाख रुपए लेना था बच्चों लोगों से। मेरे को पता चल गया कि भैया एक बच्चे का 24,000 रुपीज तो नहीं आने वाला। इसको मैंने क्या क्या बना दिया, बैड डेट बना दिया। मतलब मुझे कितने लोगों से पेमेंट मिलेगा बच्चे, 76,000। बताइए मेरा डेटर आज के दिन में 1 लाख रुपए का है कि 76,000 रुपीज का है, 76। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% का बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? बैड डेट का 10% मतलब मृदुल का कहना है सर 24,000 का 10% और बना लो। डेटर्स का 10%। ये तो मेरा क्या क्या हो गया बच्चे, बैड डेट हो चुका है। दोनों में फर्क है, प्रोविजन और बैड डेट एक्चुअल में होना। ये क्या हो गया बच्चे, मेरा बैड डेट हो चुका है। और दूसरा मैं बोल रहा हूं कि मुझे प्रोविजन और बनाना है। कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है, 10% मुझे प्रोविजन और बनाना है। बताइए 10% में किसका बनाऊंगा अनन्या, 1 लाख का 10% बनाना चाहिए कि 76,000 का? क्यों 1 लाख का 10% क्यों नहीं बनाऊं जबकि डेटर 1 लाख रुपए का है? अच्छा हाँ श्योर। हम्म हाँ जी 76 से करेंगे। 76 76 76 1 लाख से कोई बोलना चाह रहा है कि नहीं सर 1 लाख का, जबकि डेटर तो 1 लाख है। अब ये 24,000 वाले ने तो बोला ही नहीं कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा। ये तो हमने एज्यूम किया ना कि 24,000 नहीं मिलेगा। डेटर 1 लाख का है कि 76 का है, 76 का है। क्यों, क्योंकि हमने इसको माइनस कर दिया। हम बोल दिए कि अब ये हमारा डेटर्स है ही नहीं। हमारा डेटर्स कितने का है, 76। अब 1 लाख को भूल जाओ। अब जो डाउट हो रहा है, बताइए डाउट कितने का 10% होगा, 1 लाख का 10% कि 76 का 10%? 76,000 का 10%। ये हमने क्या बना लिया बच्चे, प्रोविजन बना लिया। 7,600 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा क्रिश, इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में? एसेट बनेगा। मतलब तुम बोल रहे हो कि मुझे सामने वाले से पेमेंट नहीं मिलेगा। मतलब ये क्रिश कहना चाह रहा है 76,000 का डेटर जो पैसा लेना है वो तो डेटर है ही, प्लस 7,600 का एसेट और बना लो। हाँ भाई दिव्यांश, दिव्यांश डेटर से माइनस हो जाएगा और प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है, प्रोविजन मतलब कि मैं को लग रहा है फ्यूचर में क्या हो जाएगा, 7,600 का मेरे को लॉस हो सकता है। अब आइए आप लोग कॉन्सेप्ट पे जो थ्योरी पढ़ाया था, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट याद है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट याद नहीं है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म, इसमें बोलता है फ्यूचर में होने वाले लॉस अगर आपको पहले से पता है उसको आप आज ही बुक कर लो। समझ में आ रहा है? अब मैंने सोचा कि मेरे को 7,600 का लॉस फ्यूचर में हो सकता है। इस लॉस को मुझे कब बुक करना चाहिए, करेंट ईयर।
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड चल देगा 7,600, क्या नाम से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। और दूसरा क्या होगा, बैलेंस शीट। अब मेरे पास डेटर कितने का था, 76, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,600 रुपए। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 76 माइनस 7,600 कितना हो जाएगा, 68,000। मेगा से सही है ये कि कुछ गलत है इसमें? ये 11th में आप लोग को ऐसे ही सिखाया जाएगा, ध्यान देना कि आप प्रोविजन को डाउटफुल डेट, प्रोविजन को डेटर से माइनस कर दो और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस पे लो। ये पॉइंट है यार, अच्छा पॉइंट है, मतलब 11th में कुछ अच्छी चीज सीख रहे हो। बट प्रैक्टिकली बताइए, क्या ये मेरा बैड डेट हुआ है? बताइए, डेटर मेरा 76 का है कि 68,400 का है? 76,000 का। इसको तो मैंने सोचा है कि शायद ना मिले। बताइए, जब यहाँ पे सपोज इतना मुझे फीस का पैसा लेना है और हम सोच रहे हैं कि 10% हमें फीस का पैसा नहीं मिलेगा, बताइए नीचे मैडम कॉलिंग 76,000 के लिए करेगी कि 68,400 के लिए करेगी? 76, बट बैलेंस शीट में तो आप 68,400 दिखा रहे हो। जब यहां से कॉलिंग जाएगा साई कोचिंग से तो 76,000 के लिए हम कॉलिंग करेंगे कि 68,400 से? 68,400 से बोल रही है मैडम प्रोविजन है, ये बैड डेट नहीं है। प्रोविजन मतलब कि शायद नहीं आए। अब यहाँ पे सपोज 50 लोग बैठे हैं, हमने सोचा कि शायद 4 लोगों से पैसा फीस का पेमेंट नहीं आएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट। बताइए, क्या ये बैड डेट है कि प्रोविजन है? प्रोविजन है। बताइए, क्या मैडम वो 4 लोग को कॉल नहीं करे फीस के लिए, कि चारों को कॉल करेगी? उनको भी करेगी। तो मेरा डेटर तो 76 का है और यहाँ पे इसको माइनस करके दिखा रहे। 11th में यही चीज गलत बताया जाता है, जानते हो, इससे बच्चे का पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाता है। आपको यहाँ पे मार्क्स के लिए माइनस करके ही दिखाना। बताइए, इसको मैं यहाँ माइनस करूं या लायबिलिटी साइड लिख दूं, कुछ फर्क पड़ रहा है? कहीं कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं होगा। मैं एसेट में से माइनस करूं या लायबिलिटी साइड दिखाऊं? एक्चुअल में ये वाला पोर्शन कहा जाना चाहिए, लायबिलिटी से एसेट से माइनस ना होके लायबिलिटी साइड शो होना चाहिए। बट 11th में बोला जाता है प्रोविजन को आप डेटर से माइनस करके दिखाओ, और बच्चा जब फर्दर प्रोविजन बनाना रहता है वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया? 10-5% आया जितना बताया उसका। अब इसको अपन बुक के हिसाब से देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, क्या करना है इसमें। प्रोविजन मतलब थोड़ा मोड़ा समझ में आया? प्रोविजन मतलब होता है कि जितना पैसा आपको डेटर से शायद ना मिले, उसको बोला जाता है क्या, प्रोविजन। और बैड डेट एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पे देखना प्रोविजन कैसे निकलेगा। अब एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे अपन, क्योंकि अगर मैं और डेप्थ में पढ़ाऊं ना तो कुछ बच्चे यहाँ पे सही में सो जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैं डिटेल में और बाद में बता दूंगा, जो जो बच्चा डिटेल में पढ़ना चाहता है। अभी इसमें और डेप्थ है, जानते हो, और कुछ कई सारी चीजें। प्रोविजन, ठीक है। मेरे पास डेटर्स पहले से कितने का था बेटे बच्चे? डेटर्स कितने रुपए का था? कहाँ लिखा है? 20,600। जो बैड डेट है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर है? ट्रायल बैलेंस के बाहर। मतलब मुझे अभी इसमें बैड डेट करना, माइनस करना क्या है, बचा हुआ है। तब मैं इसमें से बैड डेट को 600 रुपए से माइनस कर दिया। बताइए मैडम कॉलिंग 20,600 से करेगी कि 20,000 लोगों से करेगी? 20,000 रुपए के लिए करेगी। अब हम इसमें प्रोविजन बनाएंगे। तो बताइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोल रहा है, कितना परसेंट बनाने बोल रहा है? 5%। बताइए, प्रोविजन 5%।
मैं 20,600 का बनाऊं कि 20,000 का बनाऊं? 20,000 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 का 5%, कितना हो जाएगा ये? 1,000 रुपीज। तो ये आ गया मेरा प्रोविजन। तो डेटर्स कितने का आएगा यहाँ पे? 19। बट मैं बार बार बताऊंगा आप लोग को, अभी तो मैं आप लोगों के बुक के अकॉर्डिंगली करवाऊंगा। बट ये कहा जाना चाहिए, लाइबिलिटी साइड डेटर से माइनस करके नहीं दिखाना है टेक्निकली। बट 11th में आप ऐसा करोगे तो आपके टीचर भी कंफ्यूज हो जाए। बट आगे देखना इस वजह से कितना कंफ्यूजन है। अब देखिए, जो जो मैं पिछले 15 मिनट से बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, और कुछ बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एकदम बाउंस हो रहा है कि सर बोल क्या रहे हो आप। इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत इजी कि डेटर है, डेटर में से बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तब आप बैड डेट को माइनस कर दो, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता तब वो ऑलरेडी माइनस हुआ है, इसलिए दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब यहाँ पे बैड डेट, और ये कौन सा बैड डेट लिखो इसको ज्यादा बेटर है, इसको अपन बोलेंगे फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट मतलब कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जो दिया हुआ है, फर्दर बैड डेट को अपन माइनस करेंगे 600। डेटर कितने का बचा? 20,000 का। इसका अपन प्रोविजन बना लेंगे 1,000। इस प्रोविजन का क्या क्या होगा मीनल? इसका इंपैक्ट दो इंपैक्ट कहा जाएगा। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, और दूसरा डेटर में से माइनस कर देंगे। टेक्निकली कहा जाना चाहिए वो लायबिलिटी साइड जाना चाहिए, बस इतना इसका इंपैक्ट है। तब अपन देखें यहाँ पे डेटर में से कितना माइनस करूंगा मैं? 1,000 किस चीज का? प्रोविजन का। 1,000 यहां से माइनस हो जाएगा, और दूसरा कहा जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना रुपए कर सकते हैं उसको भी। इसीलिए देखो मैं यहाँ पे स्टार इसीलिए लगाया कि इसमें बैड डेट में प्लस कर सकते हैं आप दोनों, कि यहाँ पे स्टार में उस समय बोला था कि इसमें भी आप करके कर सकते हो, बिल्कुल बैड डेट से प्लस करके कर सकते हो इसको। और कुछ बचा है क्या एडजस्टमेंट? अब ना थोड़ा सा तुम लोग से इस रिगार्डिंग बात भी करना है कि आप लोग को ऐसी स्लो पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि इसको स्पीड पढ़ाऊं मैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं। क्योंकि कुछ बच्चे और तुम लोग का सिलेबस बहुत सही चल रहा है, अभी नवंबर खत्म नहीं हुआ है, नवंबर खत्म होने वाला है, एग्जाम आपका फेब में है, ठीक है, या जनवरी लास्ट में मान के चलूं, तो भी हमारे पास टाइम है। एक बार इसको करते हैं। 82,600 माइनस 1,600, 81,000 ये आ गया। इधर कितना हो जाएगा? 6,400। इस तरफ कितना आएगा? ये 24,000। ये माइनस होगा तो 3,000, और कुछ? बस ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस पे इतना ही है। सामने देखिए, अभी लिखो मत। यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल? 155 प्लस 64 कितना होगा? 2,19,000। 2,19,000 किसी ने किया है क्या? 219 माइनस 42 माइनस 81, अपना देख के नहीं, मेरा एक बार चेक कर लो। इतना ही इतना है। 42 माइनस 81 माइनस 1,200 माइनस 6,400 माइनस 6,000, इतना ही लिखे हो। कितना आ रहा है? 82,400। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। 82,400 किस तरफ है भी दिख रहा है? क्रेडिट साइड ही दिख रहा है, तो कितना आएगा यहाँ पे? 82,400, और इधर भी आएगा कितना? 82,400। इसको प्लस करके माइनस करिए टू नेट प्रॉफिट। एक बार प्लस करिए सबको इसको, और फिर माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। करिए आप लोग सब। क्या टोटल बोल रहे हो कि नेट प्रॉफिट बोल रहे हो? कितना आ रहा है? 32,100। ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 32,100। इस नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे बच्चे? कैपिटल में
ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट कितना 32,100 कितना आ रहा है 80 माइनस 18 प्लस 32,100 ये आएगा 94,100 25 प्लस 1 26,000 50 माइनस 5 45 14 माइनस 700 13,300 डेटर्स में यहाँ पे हमेशा ध्यान देना बच्चे इस चीज को प्रोविजन लाइबिलिटी साइड लिखना चाहिए टेक्निकली बट अब 11th में हो क्या करोगे कितना आ जाएगा ये 19,000 टोटल करते हैं देखते हैं 9 1 10 और 4 14 कैरी 1 4 1 5 6 5 11 11 और 8 19 19 2 21 21 और 2 23 2 कैरी 9 2 11 11 12 13 13 और 1 14 1,43,400 इस तरफ भी देखते हैं कितना आ रहा है 5 3 8 8 और 6 14 कैरी 1 5 प्लस 1 6 प्लस 3 9 9 प्लस 9 18 18 प्लस 1 19 19 प्लस 4 23 2 कैरी 4 2 6 1 7 8 8 प्लस 6 14 आ गया टैली हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सबसे इंपॉर्टेंट अब इसको लिखने से पहले एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइए अभी आज कितनी डेट है 24 नवंबर अगर आप लोग आज की भी क्लास देखोगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ लास्ट क्लास में भी हमारा कितना हुआ था सिर्फ एक या दो क्वेश्चन हो गया था लास्ट क्लास इस चैप्टर में अगर मेरे को अच्छा क्वेश्चन अच्छे एडजस्टमेंट मिलेंगे तो एक क्लास में एक ही क्वेश्चन और आप लोग को लग रहा है नहीं सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो बहुत स्पीड भी हो जाएगा आप लोग का बड़े आराम से हो जाएगा 3-4 क्लास में पूरा का पूरा ये खत्म और अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है जैसे आज की क्लास थोड़ी सी वो हो गई थी यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट थे अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट है कौन कौन सा एडजस्टमेंट मिला इंश्योरेंस वाला मिला रेंट वाला मिला इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन मिला प्रोविजन मिला प्रोविजन में तो और टेक्निकल टेक्निकल चीजें आ गई ऐसे ही स्लो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है कि जल्दी पढ़ना है भाई स्लो कॉन्सेप्चुअली पढ़े अब जैसे जितना मैं बताया हूं ना आप लोग एनुअल एग्जाम के लिए इतने में ही रेडी हो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जितना पढ़ा दिया उतना ही बहुत बहुत है समझ रहे हो बट अब आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना समझ में आ रहा है बीच बीच में मैं स्पीड भी कर दूंगा जहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि अगले 2 से 3 क्लास में पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी अभी क्योंकि नए नए एडजस्टमेंट अभी बाकी है और समझ में आ रहा है 3-4 क्लास पूरा एडजस्टमेंट वाली क्लास होगी जिसमें अपन पूरा एडजस्टमेंट सीखेंगे आगे नोट डाउन करिए इसको लिख लिया मैडम लोग अच्छा कर क्या है तो ट्रेडिंग अकाउंट और जो अगर नहीं लिख पा रहा है आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे नहीं लिख पाओगे तो आप अपने फ्रेंड से फोटो मंगा के सॉल्यूशन की लिखोगे या पहले खुद से लिखोगे उसके बाद उससे करके देखोगे क्योंकि कई लोग बिल्कुल भी नहीं लिखे घर से कुछ ट्राई नहीं किए जैसे मैडम ये अभी ओपनिंग स्टॉक पहला लाइन लिखी है हर्षिता कहा हो तुम ट्रेडिंग अकाउंट में ही हो बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए बन गया चारों का तुम लोग का तुम्हारा बन गया सुहानी एक बच्चा ये भी काउंट करता है तेरे में कितने कंटेंट है 1 2 3 4 और मैं भी 4 काउंट करके वो करें ये लभांश ही बहुत बात करने लग गया आजकल शुरू शुरू में देखता था बहुत साइलेंट रहते थे लभांश और तोपास दोनों और तोपास तो आज भी सीधा चुपचाप बैठा रहता है बट लभांश नालायक बहुत बोलने लग गया ना
थोड़ा आराम से बात कर लिया करो, ऐसे तो बात करते हो पूरे क्लास में पता चलता है ये लोग, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 प्रोविजन वाला पॉइंट, इस पे ध्यान देना घर पे जाके। बातें नहीं। कब आ रहे दोनों तुम लोग के दोस्त लोग? ये लोग कैसे नहीं आए आज? पता नहीं तुम्हें? अच्छा, तुम्हारी बात नहीं होती दोनों से? लवांश और क्रिश, तुम बात करना आजू बाजू वाले से कर रहे हो गया तो समझ आता है। कोई कहीं बैठा है, तुम कहीं बैठे हो और वहां से बातें कर रहे हो इतना दूर दूर। आया समझ मैडम? प्रोविजन और डेप्रिसिएशन हो गया कि बचा है अभी भी? अभी तो पूरा ही बचा होगा, है ना। स्टार्ट ही नहीं किए होगे रिकॉर्डिंग देखना। तो कौन देखे इतना बोरिंग सा लेक्चर वीडियो में, है ना। कुछ किए हो कि कुछ भी नहीं किए हो उसका? बस वही वाला है। वो तो हर वीक रहेगा तुम लोग का एग्जाम, तो कैसे करोगे? और डेप्रिसिएशन अच्छा चैप्टर है, अगर तुम्हारा छूटेगा डेप्रिसिएशन तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। 12th वगैरह में भी हर हर एक क्लास में डेप्रिसिएशन का टॉपिक मिलेगा। लिख लिए यहां तक? बैलेंस शीट इसको बना लेना घर पे दोनों चीजें, ठीक है। जिसका नहीं हुआ आप लोग अपने फ्रेंड से उसके वर्क, एक सेकेंड, आप लोग वर्किंग नोट बना के जाएंगे, बाकी सब तो बना लेना, वर्किंग नोट बनाइए आप लोग सब। जाओ जिसका हो गया है। और देखो बाहर मस्ती कर रहे हैं।
कहाँ है मजे लेते रहे। वो देखो बुला रहे। हल्ला नहीं करोगे अभी, इधर आओ सब, उसको लवांश को बुलाओ अंदर, अभय को बुलाओ अंदर। क्या तो नहीं आ रहा, क्या करोगे अभी, पेंसिल से कहे। हल्ला नहीं करोगे कोई भी बाहर सेंटर के आसपास, सेंटर में, तो अभय को भी बोल दो जाके बाहर। वहां पे पेंसिल वगैरह से मार करके लिख दो, स्पेस नहीं है तो। तुम लोग को ट्रिप घुमा दिए, वहां घुमा दिए शिमला, उसके बाद बोलते हो नहीं लेके जा, वो क्या अलग है।